हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं लोकेश शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं स्कूल घर में, जहां पर घर में आपके खुद चलकर स्कूल आया है। और स्कूल का जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो उदाहरण होते हैं, मेरा आपसे मुखातिब होने का जो तरीका रहेगा, हालांकि आप और मैं, हम दोनों के बीच में फ़िलहाल एक बाउंड्री है, जहाँ पर हम और आप इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि हम लाइव क्लासेस में आके आपसे इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन उसमें अभी समय है। तो ऐसे में वन वे कम्युनिकेशन के माध्यम से मैं पूरे प्रयास के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस प्रयास में मुझे लगता है कि मैं सफल रहूँगा। कारण यह है कि मैं कक्षा में फ़िलहाल अध्यापन करता हूँ। बच्चे मुझे डेली पढ़ाने को मिलते हैं, और वे तरह-तरह के प्रश्न करते हैं, तरह-तरह के उनके मनोविज्ञान से मैं जूझता रहता हूँ। डेली कक्षा 11, कक्षा 12 और कभी-कभी कक्षा 10 और 9 के बच्चों से भी मैं मिलता रहता हूँ। तो ऐसे में मुझे पता चलता है कि उनका मनःस्थिति कैसी है, वे किस तरीके से इस उम्र पर कितना समझ सकते हैं, तो उतना ही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि ज्ञान बहुत है। इतना ज्ञान है कि आप यूट्यूब खोलें और तमाम तरीके की आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, जहाँ पर आप प्रयास अगर करें तो काफ़ी ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन क्या वह ज्ञान आपकी उम्र के हिसाब से है या नहीं है? क्या आप उसको पचा सकते हैं कि नहीं? यदि आप पचा सकते, तो कक्षा 11 और 12 में आपको बीए और एमए की पुस्तकें पढ़ा दी जाती। ऐसा नहीं है ना? कक्षा 11 की पुस्तक कक्षा 11 के बच्चे के लिए ही सूटेबल होती है। उदाहरण के तौर पर, पिछली वीडियो में मैंने आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया था, और आपकी एनसीईआरटी उस तरीके से नहीं लिखी गई है जहां संविधान लिखा हुआ है, कि जैसे संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 और उनके बारे में बातें लिखी हुई हैं। कक्षा जब आप बीए और एमए में पहुंचेंगे, तब पता चलेगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होंगे। लेकिन क्या 11 के हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसे पढ़ाया जाए? तब आपकी किताब में सिर्फ अनुच्छेद 25 को इलेबोरेट किया गया है, और केवल संविधान की भाषा नहीं, उन्होंने उदाहरणों के तौर पर, कहानियों के तौर पर आपको समझ विकसित कराई है। यही मेरा उद्देश्य है। ये कक्षा 11 में है, आप 11 तक ही सीमित रहिए। मैंने 26, 27, 28 को छुआ है, लेकिन बहुत हल्के से। मेरा पूरा बल, मेरा पूरा प्रयास 25 को पढ़ाने पर रहा था। तो यही मैं आपसे बोलता हूँ कि सिर्फ अपनी किताब पढ़ें, अभी अतिरिक्त ज्ञान की तरफ ना भागें। तो फिलहाल इसी श्रृंखला में मैं अगली जो वीडियो है, जिसमें आप फिलहाल मेरे साथ बने हुए हैं, यह वीडियो समर्पित रहेगी जो आपका 5वां मौलिक अधिकार था, शिक्षा और संस्कृति का। शैक्षिक और सांस्कृतिक मौलिक अधिकार भी बोला जाता है इनको, और ये आपके 5वां मुख्य महत्वपूर्ण अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में सिमटा हुआ है। अनुच्छेद 29 और 30 के कुछ सब क्लॉसेस भी हैं, हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है कि समझ विकसित हो जाए हमारी। 29 और 30 की डिटेल्स तो बड़ी क्लासेस के लिए, और यह वीडियो सिर्फ कक्षा 11, 12, 9, 8, 7 यहाँ तक के बच्चों के लिए है। तो पहुंचते हैं अपनी किताब पर, उससे पहले रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 अपनी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार नामक पुस्तक में, और उसके तहत जो चैप्टर 2 का शीर्षक है वह है संविधान में मौलिक अधिकार। यह है आपका संविधान, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका भाग 3 हम देख रहे हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके 6 प्रमुख अधिकार हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह वीडियो समर्पित रहेगी सिर्फ शिक्षा और संस्कृति के अधिकार तक। इनकी वीडियोस आपको उपलब्ध हो चुकी हैं, चैनल पर आप बने रहिए, और उसमें आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, तब आपको इसकी आराम से डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगी। मुझसे पढ़ने का जो तरीका है वह यही है कि आप किताब अपने पास रखें, किताब में अंडरलाइन करें, वहीं पर थोड़े से नोट्स बनाएं, और किताब को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 या 5 बार केवल रीडिंग दें। और जिन शब्दों से आपको दिक्कत है, उन शब्दों को अंडरलाइन करें, और अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने घरों में जो आपके पढ़े लिखे भाई बहन,
चाचा हैं या प्रायोरिटी में शिक्षकों से उन शब्दों पर आप चर्चा करें कि प्लीज़ सर मुझे ये समझ नहीं आता। जैसे एक शब्द है, उदाहरण के तौर पर शब्द आ गया उत्पीड़न। अब आपको इसका मतलब नहीं पता उत्पीड़न का, तब क्या करेंगे आप? आप इसको अंडरलाइन करें, अगले दिन क्लास में जाएँ और सर से अकेले में पूछें कि सर उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? या क्लास में पूछ सकते हैं। तो समझ में आया आपको? यह मेरा उद्देश्य है कि आप इस तरीके से पढ़ाई करें। तो चलें अपनी वीडियो पर ज़्यादा समय न बिताते हुए प्रयास करें कि धीरे-धीरे सभी टॉपिक पर चर्चा हो जाए सीमित समय में। तो चलिए किताब पर चलते हैं। यह है आपकी चारों किताबें हैं, जहाँ फर्स्ट ईयर की ये किताब मिलेगी आपको फर्स्ट ईयर की, और ये मिलेगी दूसरी किताब फर्स्ट ईयर की, यह 12th की होगी और यह 12th की होगी। प्लेलिस्ट में आपको आगामी भविष्य में इन चारों किताबों का डिटेल्ड में एनालिसिस और एक-एक चैप्टर, एक-एक पॉइंट्स, एक-एक लाइन पर आपको पूरी वीडियोज़ मिलेंगी। और संसाधन सीमित ज़रूर है, मेरे पास एक फैंसी बोर्ड नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हाँ, मुझे जितना आ सकता है, जितना मुझे आता है, मैं आपको डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ। तो सीधे पहुँचते हैं किताब पर, और किताब में पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने यहाँ पर छोड़ा था उसको। अब यहाँ से आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। यही तरीका मेरा विद्यालय में पढ़ाने का है कि मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चे किताब से जुड़ें, इसलिए किताब से एक-एक टॉपिक, ताकि बच्चे किताब पढ़ें और मैं उसको इलैबोरेट करूँ। तो चलिए, सीधी-सी बात वैसे बताई गई है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, यह क्या होते हैं? पहला हो सांस्कृतिक, शब्द एक नया आया, दूसरा आया शैक्षिक अधिकार, आप जानते ही हैं। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक क्या होता है? धार्मिक आपने देख लिया, समता आपने देख ली, स्वतंत्रता आपने देख ली, लेकिन यह नई चीज़ क्या है? तो सांस्कृतिक बना है आपका संस्कृति से, संस्कृत नहीं, संस्कृति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कल्चर। तो ये जानिए सबसे पहले संस्कृति क्या होती है। संस्कृति किसी समाज का जीने का तरीका होता है, वह रहेगा कैसे, उसके रहन सहन का तरीका क्या होगा, उसकी रीत रिवाज क्या होंगी, तो इसको बोल सकते हैं जीने का तरीका। अब जीने के तरीके में क्या क्या शामिल हो जाएगा? उसका रहन सहन, उसके रीत रिवाज तो जानते होंगे, हर बच्चे प्रचलित होगा रीत रिवाज से। उसकी परंपराएं क्या होंगी, बोलते हैं ये हमारी परंपरा नहीं है या यह है, तो वह उस समाज की संस्कृति है। साथ ही साथ उसकी कलाएं क्या होंगी, भाषा, ठीक, उसके मूल्य, मूल्य यहाँ प्राइस नहीं है, मूल्य होता है वैल्यूज़, उसके मूल्य क्या होंगे, जैसे भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति या कोई जनजाति की संस्कृति। भाई कि एक जनजाति है, उसकी संस्कृति ये कहती है कि वो एक दूसरे के सामने झुककर प्रणाम करेंगे। हमारी संस्कृति कहती है हाथ जोड़कर हम प्रणाम करेंगे। किसी का होता है आदाब करना होता है, तो ये उसकी संस्कृति है, भाई हर किसी का अपना अलग है। जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं तो बोला जाता है कि हमारी संस्कृति कहती है कि जो घर के लड़के होंगे वो बड़ों के पैर छुएंगे। जब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पुरुष और महिला या बच्चियाँ दोनों पैर छूती हैं, वहाँ उनकी संस्कृति है, तो ये उनके तरीके हैं। साथ ही साथ उनके देवता कौन से होंगे, वो किन में यकीन रखते हैं, ये विश्वास क्या क्या होंगे, इन सब का मिला जुला जो समग्र चीज़ होती है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, संस्कृति। ठीक, ये जो संस्कृति है यह एक समाज की पहचान होती है कि जब आप विदेश में जाएंगे और आप साड़ी पहने होंगे महिला होकर, तो दूर से व्यक्ति पहचान जाएगा, अच्छा आप भारतीय हैं, वह आपका पहनावा है। जब आप वहाँ जाकर मांगेंगे कि हम शाकाहारी हैं, तब वह आपके खाने का तरीका है। जब आप एक खास डांस फॉर्म करते हैं, जैसे असम का एक नृत्य है बिहू, तो जब आप उस डांस फॉर्म को करते हैं तो वह असम के उस समाज की संस्कृति है। और व्यक्ति ताउम्र अपनी संस्कृति को
बचाए रखना चाहता है, जीवित रखना चाहता है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है और ये चाहता है उसकी संस्कृति उसके बाद भी उसके आने वाली पीढ़ियों में उसी प्रकार से पल्लवित रहे अर्थात फले-फूले, विकसित हो। यह एक संस्कृति की प्रवृत्ति होती है कि बची रहना चाहती है। हम ये चाहते हैं अगर हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो हमारी हिंदी भाषा बची रहे, कोई और भाषा हम पर थोप ना दी जाए। तो ये होती है संस्कृति। अब समझ में आ गया? अब ये यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब एक व्यक्ति के जीवन के लिए जैसे जीवित रहना ज़रूरी है, ऐसे ही उसकी संस्कृति में उसके जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति की संस्कृति है कि वह शाकाहारी भोजन करता है और उस पर कोई थोप दे कि नहीं आज से आप मांस खाएँगे, क्या कोई खा सकता है? नहीं, मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं। कोई कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हम नहीं खाएँगे। तो वह व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं जीवित रहना चाहता है कि वो जीवित रहे, बल्कि उसकी संस्कृति के साथ वह जीवित रहे। तो ऐसे में संस्कृति को बचाना भी तो ज़रूरी है ना। तब संविधान इस बात का अधिकार देता है कि आपके सांस्कृतिक अधिकार भी हैं। आपको अपनी संस्कृति को बचाए रखना, संस्कृति को बचाए रखा जाएगा। अब ये बताइए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ा देश है, भारत मान लो। भारत में एक छोटा-सा एक ग्रुप है, मान के चलो इतना बड़ा एक ग्रुप है, वो एक्स भाषा बोलते हैं, ठीक है? एक्स भाषा बोलते हैं। ये सभी लोग मिलकर वाई भाषा बोलते हैं, मान लो। ये बहुत छोटे से हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है या इस बात की क्या आशंका है कि ये वाई लोग इनको हटा नहीं देंगे या अपनी भाषा इन पर नहीं थोप सकते हैं? क्यों? भाई इनको व्यापार करना है, तो कहाँ से करना पड़ेगा? भाई पूरे भारत से करना पड़ेगा। तो किस भाषा में बात करेंगे? भाई इन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी। जैसे आपको विदेश में व्यापार करना डॉलर में ही करना पड़ेगा, अंग्रेजी ही आपको बोलनी पड़ेगी। तो ये वाई लोग चाहेंगे कि ये भी हमारी भाषा सीख जाएँ। एक्स लोग चाहेंगे कि ऐसा है भाई बड़ा दिक्कत हो रही है, हमें अपनी भाषा कैसे बचाएँगे हम? अचानक एक दिन आएँगे वाई लोग और धीरे-धीरे करके हमारी संस्कृति को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हर संस्कृति चाहती है कि वो बड़ी होती रहे, उसके अनुयायी ज़्यादा बढ़ते रहें। ऐसे में छोटी-छोटी संस्कृतियों को खतरा रहता है। तब इन छोटी संस्कृतियों के लिए संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 दिया हुआ है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, अल्प है, छोटी है, कहीं उनको शोषित ना कर लिया जाए, कहीं उनकी संस्कृति का विनाश ना कर दिया जाए, कहीं ये लोग हावी ना हो जाएँ जो बड़े-बड़े लोग हैं। तब ऐसे में हम अनुच्छेद 29 को पढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी किताब में। मुझे लगता है अब आप पढ़ेंगे अपनी किताब को अच्छे से। तो लिखा है कि जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, पूरे भारत की, ये है आपका भारत मान लो, ठीक है? ये आपका भारत है। इस भारत में देखो पहाड़ कहाँ गया? ये है जम्मू कश्मीर पहाड़, ठीक? यहाँ आ जाओ गंगा यमुना का दोआब, यहाँ आ जाओ मध्य भारत, ये दक्षिण भारत, ये नॉर्थ ईस्ट और ये वेस्टर्न इंडिया। हर प्रकार का लोग है, हर प्रकार का व्यक्ति है, हर प्रकार का समाज है, अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं। गुजराती संस्कृति अलग है, पंजाबी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है। नॉर्थ ईस्ट में आप पहुँच जाएँगे यहाँ पर तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनकी भाषा, उनकी संस्कृति अलग है। साउथ इंडिया की संस्कृति अलग है, उधर नॉर्थ इंडिया की संस्कृति अलग है, इनकी संस्कृति अलग है। तो हमारे जब हम भारत की बात करते हैं तो इतनी सारी वैरायटी है लोगों की, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतनी विविधताएँ हैं, इतना ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो लगता है कि एक भारत में कितना सब कुछ है। तो हमारा समाज एक रूप या समरूप नहीं है। हमारे पूरे भारत में एक जैसे लोग नहीं हैं, तमाम तरीके के लोग हैं, बहुत विविधताएँ हैं, काफ़ी विविधता है। तो ऐसी विविधता में कुछ समुदाय छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। तो जो छोटे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को क्या बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? बताइए। भई मान के चलो आप एक क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, क्लासेस में जाते हैं और आपके क्लास में बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है और एक बच्चा नया एडमिशन जाता है, ठीक? ये इसका कोई दोस्त बनने को तैयार नहीं है।
या मान के दो एक दोस्त हैं केवल इसके, तो क्या ये लोग इनको परेशान कर लेंगे, नोट्स नहीं देंगे, ये नहीं देंगे? क्या इनको ये बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इनको ये बाहर नहीं कर देंगे, इनके साथ खाना नहीं खाएंगे, खेलेंगे नहीं? या हो सकता है धीरे 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 इनको इनके साथ खेलने की शर्त ही ये बड़े लोग तब ये रखेंगे कि एक काम करो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। अब बताइए, अगर ये अपनी संस्कृति बचाते हैं, मान के चलो ये सारे जो बच्चे थे ये बोलते थे हिंदी, ये बोलते थे कन्नड़। अब कन्नड़ वालों के पास एक ही रास्ता है, या तो वो हिंदी भाषा सीख लें, क्योंकि हिंदी वाले तो कन्नड़ नहीं सीख रहे क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, इनका काम चल रहा है। अब बात ये है कि कन्नड़ बोलते हुए भी क्या क्लास में नहीं पढ़ सकते? बिना हिंदी सीखे या काम नहीं चल सकता? प्रॉब्लम ये है। क्या ये लोग हावी हो जाएंगे? क्या इन विचारों को इनकी संस्कृति एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी? यह एक सवाल है। ठीक, तब हमारा संविधान मानता है कि जो विविधता है वह कमजोरी नहीं है, वह क्या है, हमारी मजबूती है। और ऐसे में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। क्लियर? और यह जो अधिकार होगा वो कैसा होगा? मौलिक, क्योंकि संस्कृति बचाए रखना या बनाए रखना व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, अब किसी समुदाय को केवल धर्म पर ही नहीं, ये नहीं कि धर्म के आधार, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अक्सर होता क्या है कि हम बोलते हैं अल्पसंख्यक समुदाय कौन है, तब हम हिंदू धर्म से अलग कुछ धर्मों का नाम ले देते हैं कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, जैन, ये सभी लोग कौन है? अल्पसंख्यक समुदाय हैं। नहीं, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक क्या है? जिनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर भी हम बोलते हैं अल्पसंख्यक माने जाएंगे, जिनकी भाषा भी कम लोगों में बोली जाती है, वो भी अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक समूह वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा होगी या फिर एक धर्म होगा। यह देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर अन्य समूह से छोटे होंगे, इनकी संख्या बहुत कम होगी, या तो पूरे देश में एक जगह रह रहे होंगे या फिर अलग अलग भी रह रहे होंगे, तब भी इनकी कुल मिलाकर संख्या बहुत ज़्यादा होगी नहीं। तो ऐसे में उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का और उसे विकसित करने का पूरा अधिकार है। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? भाई लिपि क्या है कि जिसमें उनकी भाषा लिखी जाती हो, जैसे भारत की जो हिंदी है वो क्या है? देवनागरी में। ठीक है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, अरेमाइक, ये सब लिपियां ही तो हैं। तो उनकी लिपि कुछ और होगी। जब वो किसी जनजाति समुदाय में जाएंगे तो उनकी मान के चलो ऐसी कोई एक लिपि है, मान के चलो, तो उनको उसे बचाए रखने का अधिकार है, वो इस भाषा में लिखते हैं। उसको विकसित करने का भी अधिकार है, वो विकसित कर सकते हैं। और विकसित करने के लिए उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोलने पड़ेंगे तो बिल्कुल खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और शिक्षण संस्थानों को यदि वित्तीय अनुदान देना पड़ा, किसको? राज्य सरकार को। राज्य सरकार उन्हें ग्रांट दे रही है, उन्हें पैसा दे रही है, तो राज्य सरकार अगर सभी विद्यालयों को अनुदान दे रही है, ग्रांट दे रही है, और ऐसे में एक संस्था आ जाती है जो किसी अल्पसंख्यक की है, तो राज्य यह नहीं बोलेगा कि नहीं आप तो अल्पसंख्यक हैं, अपना हिसाब अपना देखो ना, राज्य को भी अनुदान देना पड़ेगा, उसको भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। ठीक है, तो सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि जो शिक्षण संस्थान खोले हैं वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम देखिए भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पंजाबी हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब में तो अधिकांश ही हैं, लेकिन यूपी में थोड़े से पंजाबी हैं, और हर एक शहर में कोई ना कोई पंजाबी इंटर कॉलेज होता है, जैसे गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज। ठीक, और उन्होंने क्या बोला कि हम अपने विद्यालय में पंजाबी बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, आप पढ़ा सकते हैं, अपनी भाषा को बचाए या बनाए रखने का, उसमें लिपि भी पंजाबी चलेगी। चलिए ठीक है, हम एक सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे विद्यालय होते हैं या अपनी भाषा को लेकर, या फिर एक इस्लाम धर्म है, उन्होंने क्या खोला? मदरसा। धर्म के आधार पर उन्होंने अपना संस्था खोली। पंजाबियों ने एक भाषा के आधार पर भी शिक्षण संस्था खोली, तो शिक्षण संस्थान वो खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। अब मान के चलो यूपी में कोई पंजाबी रह रहा है, उसे शिक्षा ही नहीं मिली पंजाबी की, तो धीरे धीरे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा? तो ऐसे में उसको बचाए या बनाए रखने के लिए उसको बचपन से पंजाबी भी
पढ़ाने की पूरे प्रयास होगा और उसके लिए उसे पंजाब नहीं जाना पड़ेगा, उसको यूपी में ही कोई ऐसा स्कूल मिल जाएगा या सभी पंजाबी लोग मिलकर अपना एक स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है? और जब ग्रांट की बात आती है, उसमें जो टीचर्स होते हैं, अगर उनको सैलरी देने की बात आती है और गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है वो, तो ऐसे में सरकार उनको पैसा देगी, उनको सैलरी देगी। ये नहीं कह सकते कि नहीं ये आप लोगों की संस्था है, आप लोग जानिए, नहीं देगी। ठीक है? ये है आपका अनुच्छेद 29 और हल्का-सा 30। अब मैं आपको अनुच्छेद 29 और 30 की एग्ज़ैक्ट बात बता रहा हूँ, क्या-क्या लिखा हुआ है। ठीक? यहाँ जगह ज़्यादा लग रही है। अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले जो नागरिक हैं, वह अल्पसंख्यक, जिसमें अल्पसंख्यक शामिल हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, जो उनकी विशिष्ट भाषा है, जो उनकी लिपि है या उनकी संस्कृति है, उसको बनाए रखने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 29 ये बात बोलता है। साथ ही साथ एक 29(2) है कि राज्य द्वारा पोषित जो भी विद्यालय होगा, जो शिक्षण संस्थान होगा, उसमें किसी बच्चे को उसकी भाषा, उसके धर्म, उसकी जाति या उसके मूल वंश के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा कि नहीं भई सरकारी विद्यालय है और आप इस्लाम धर्म के हैं, हम आपको एडमिशन नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है? तो इसमें प्रवेश की पूरी आज़ादी होगी और जो शिक्षण संस्थान ऐसे करते हैं, जो सरकार द्वारा पोषित हैं, ठीक है, राज्य द्वारा पोषित हैं, जो सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, उसमें किसी बच्चे के साथ ऐसा भेदभाव होता है, तो वो सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बताऊँगा कैसे, ठीक है? तो कोई टीचर जो सरकारी विद्यालय का, वो इस आधार पर आपको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता कि आप एक खास धर्म से आते हैं, आपकी एक खास भाषा है, ठीक? अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि जो धर्म या भाषा पर आधारित जो, एक तो धर्म या फिर भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वे अपने पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है? यह अनुच्छेद 30 कहता है। और जब भी कभी इस शिक्षण संस्थान को पैसा देने की बारी आएगी राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार मना नहीं करेगी इस आधार पर कि भई ऐसा है, ये शिक्षण संस्थान आपका है, आप इसका प्रशासन करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो बिल्कुल राज्य सरकार उसको पैसा देगी ही देगी। तो यही बात आपकी कहानी के रूप में किताब में लिखी हुई है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएँगे तो अनुच्छेद 29 के 2 क्लॉज़ होंगे, 1 और 2 अलग-अलग बातें लिखी होंगी, फिर 30 होगा, 30 का 1 अलग होगा, 1A अलग होगा, फिर 30 का 2 पार्ट अलग होगा, 30 का 1 और 1A और 30 का 2, इनके बारे में अलग-अलग बातें लिखी होंगी। तब आप जब LLB करेंगे या MA करेंगे तब ये सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात ज़रूरी है कि इससे भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है और शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं और सरकार उसको पैसा देने से मना नहीं कर सकती। ठीक? अब एक छोटा-सा कोटेशन है या एक उद्धरण है जिसको हम पढ़ते हैं। किनका है ये? ये है सरदार हुकुम सिंह का। अब सरदार साहब हैं तो इसका मतलब है पंजाबी हैं। सरदार हुकुम सिंह क्या कहते हैं? संविधान सभा में वाद-विवाद हो रहा था, तब उस समय वो क्या कहते हैं कि बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है, एक ज़िम्मेदारी है, गंभीर मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, कि वे देखें कि उनके अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, कि जो कमज़ोर लोग हैं वे अपने आप को सेफ महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। ऐसा देश जो धर्मनिरपेक्ष होगा। मैंने कल धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य के बारे में बात की थी। क्या बोला था मैंने? राज्य कैसा होगा? धर्मनिरपेक्ष, अर्थात राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य अलग चीज़ होगी और धर्म अलग चीज़ होगा। राज्य हर धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। ठीक? उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कि हम ही राष्ट्रीय हैं सिर्फ़। क्योंकि राष्ट्रीय में क्या होती है, एकता, एक चीज़ की बात आ जाती है। अब हिंदी भाषी लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब कहें नहीं हिंदी राष्ट्रभाषा बना दो, तो ये बेचारे जो अल्पसंख्यक भाषा वाले हैं उनका क्या हो? क्या वे राष्ट्रीय नहीं हैं? तो ऐसे में अपनी राष्ट्रीयता का दिखावा नहीं करना चाहिए कि ये बहुसंख्यक ही राष्ट्रीय हो गया। ठीक? तो इसके बारे में बोलते हैं।
उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए, बल्कि उन बहुसंख्यकों को अपने आप को अल्पसंख्यकों के स्थान पर समझो कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मुझे क्या फ़ील होता। ठीक है? यदि आप किसी को पीट रहे हैं, किसी बच्चे को ही पीट रहे हैं या माता-पिता होकर आप किसी बच्चे को मार रहे हैं और बच्चे की गलती सिर्फ़ इतनी थी कि उसने अनजाने में गिलास उठाया और गिलास टूट गया। अब आप उसको पीट रहे हैं। अब सोचो कि अगर आपसे गिर गया होता तो? और आपको कोई इस तरीके से पीटता, ह्यूमिलिएट करता तो? तो ऐसे में आप संवेदनशील होके, मानवीय होके और मानवता के नाते आप उस स्थिति को समझें और वैसे ही रिएक्ट करें। सुरक्षा की सभी माँगें उसी आशंका पर आधारित हैं। ये जो सुरक्षा माँगते हैं अल्पसंख्यक लोग, ये उन्हें आशंका होती है कहीं जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी आबादी ज़्यादा है, कहीं हमको परेशान ना कर लें, कहीं हमको भगा ना दें यहाँ से, कहीं हमारी भाषा और संस्कृति का विनाश ना कर दें। ठीक? देखा है उनके मन में क्या है, भाषा को लेकर, लिपि को लेकर, नौकरियों के में अवसर को लेकर उन्हें ये भी खतरा रहता है कहीं ऐसा ना हो सारी की सारी नौकरियाँ उन्हीं को मिल जाएँ, हमें कोई कुछ मिल ही ना पाए। उन्हीं की हमारी लिपि खत्म हो जाए। तो ये कौन कहते हैं, सरदार हुकुम सिंह कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की ज़िम्मेदारी है कि वो सॉरी बहुसंख्यकों की ज़िम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यकों की स्थिति को समझें और उनको सुरक्षित महसूस कराएँ। ठीक? इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है और इसको हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब संविधान की आत्मा कहते हैं। याद रखना, आत्मा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। एक शरीर में अगर आत्मा निकलेगी, शरीर खत्म है। तो यह पूरे संविधान की आत्मा है। यह इतना महत्वपूर्ण है। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लगभग 1 घंटे के आसपास होगा और मजा आएगा उस वीडियो में। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल पर बने रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को और अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद और थैंक यू।